Chapter 25 Essay Writing. Looking around. In this chapter, we will learn about different essays. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के निबंधों के बारे में जानेंगे. The word essay is a literal composition on a given subject. Essays are a short piece of writing representing one side of the argument or one's experiences, stories, etc. निबंध शब्द किसी दिए गए विषय पर साहित्यिक रचना को संदर्भित करता है. यह लेखन का एक छोटा भाग है जो किसी व्यक्ति के विचार, अनुभव या कहानियों को प्रस्तुत करता है. यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि निबंध एक संरचित तरीके से विचारों या तर्कों को व्यक्त करने का माध्यम है. To write an ideal essay, give an interesting and appropriate title to your essay which reflects its central theme. अपने निबंध को एक रोचक और उपयुक्त शीर्षक दें, जो उसके मुख्य विषय को दर्शाए. The essay should not be very lengthy, and the language used should be simple and clear. निबंध बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और उसमें उपयोग की गई भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. Do not make grammatical mistakes. Use proper punctuation and spellings. व्याकरण की गलतियां न करें. सही विराम चिन्ह और वर्तनी का उपयोग करें. My summer vacations. मेरी गर्मियों की छुट्टियां. Summer vacation is the happiest period of the year for the students. It lasts for about 1.5 months, half May and full June. All the school activities remain off after a year-long period of hectic schedule. It generally commences from the first day of third week of May and ends on last day of last week of June every year. I am always excited for this period of summer vacation. I like it most because I get protected from the high heat harming sun rays all through the day in summer season. I really enjoy the whole summer vacation with my loving parents and brother. We generally plan to go to the hill stations every year to get protected from the unbearable heat of summer months. It gives me chance to enhance my skill and knowledge in the areas other than the studies. गर्मी की छुट्टियां छात्रों के लिए साल का सबसे खुशहाल समय होता है. यह लगभग 1.5 महीने तक चलती है, मई का आधा और जून का पूरा महीना. साल भर की थकाऊ दिनचर्या के बाद सभी स्कूल गतिविधियां बंद हो जाती हैं. यह आम तौर पर मई के तीसरे सप्ताह के पहले दिन से शुरू होकर हर साल जून के अंतिम सप्ताह के आखिरी दिन पर समाप्त होती है. मैं हमेशा इस गर्मी की छुट्टियों के समय के लिए उत्साहित रहता हूँ. मुझे यह सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इससे मुझे गर्मी के मौसम में दिन भर की हानिकारक सूर्य किरणों से बचाव मिलता है. मैं अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां अपने प्यारे माता-पिता और भाई के साथ बहुत आनंद से बिताता हूं. हम आम तौर पर हर साल पहाड़ी इलाकों में जाने की योजना बनाते हैं ताकि गर्मी के असहनीय महीनों से बचा जा सके. यह मुझे अध्ययन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर देता है. इस पैराग्राफ में गर्मी की छुट्टियों के महत्व और छात्रों के लिए इसकी खुशी के कारणों का वर्णन किया गया है. यह समय छात्रों के लिए राहत और मनोरंजन का होता है. परिवार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जाना न केवल गर्मी से राहत देता है, बल्कि अध्ययन के अलावा अन्य क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है. यह उनके लिए आनंददायक और सीखने का समय होता है. I also joined tuition classes to improve my weak subjects.
I enjoy my summer vacations by visiting new places of my country. This year, we plan to visit my aunt's home at Uttar Pradesh for almost 10 days. Then we went to visit Science City, Victoria Memorial Hall and Nico Park in Kolkata. We also visited my native place where my sweet grandparents live. I like to spend some quality time with them and eat fresh vegetables and fruits they cultivate in their fields. I clicked some memorable snaps with them and kept with me forever. मैं अपने कमजोर विषयों में सुधार करने के लिए ट्यूशन क्लास भी ज्वाइन करता हूँ। मैं अपने देश के नए स्थानों की यात्रा करके अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेता हूँ। इस साल हमने लगभग 10 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी चाची के घर जाने की योजना बनाई। फिर हम कोलकाता में साइंस सिटी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और निक्को पार्क घूमने गए। हमने अपने मूल स्थान का भी दौरा किया, जहां मेरे प्यारे दादा दादी रहते हैं। मुझे उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और उनके खेतों में उगाई गई ताज़ी सब्जियां और फल खाना बहुत पसंद है। मैंने उनके साथ कुछ यादगार तस्वीरें ली और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। इस पैराग्राफ में लेखक की गर्मी की छुट्टियों के दौरान की गई गतिविधियों का वर्णन किया गया है। वे ट्यूशन क्लास में जाकर अपनी पढ़ाई सुधारते हैं और अपने देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। कोलकाता में दर्शनीय स्थलों की यात्रा और अपने दादा दादी के साथ समय बिताने से उन्हें खुशी मिलती है। यह पैराग्राफ परिवार के महत्व और नई जगहों की खोज के आनंद को दर्शाता है। Summer vacations brings happiness to me every year and gives me enough time to meet all my near and dear ones. I returned to my city back on 1st of June. My parents planned a tour for hill stations like Shimla, Manali, Kullu and Mussoorie also. We rested for 1 week and then headed towards hill stations on 8th of June for 2 weeks. We returned on 22nd of June and started doing holidays homework seriously as only 2 weeks were left to reopen our school. गर्मी की छुट्टियां हर साल मेरे लिए खुशी लाती हैं और मुझे अपने सभी नज़दीकी और प्रियजनों से मिलने के लिए पर्याप्त समय देती हैं। मैं 1 जून को अपने शहर वापस लौट आया। मेरे माता-पिता ने शिमला, मनाली, कुल्लू और मसूरी जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए एक यात्रा की योजना बनाई। हमने 1 सप्ताह आराम किया और फिर 8 जून को 2 सप्ताह के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर रवाना हुए। हम 22 जून को वापस लौटे और स्कूल खुलने के लिए केवल 2 सप्ताह बचे होने के कारण छुट्टियों का होमवर्क गंभीरता से करना शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ में लेखक की छुट्टियों की यात्रा और उसके बाद के कार्यों का वर्णन है। लेखक ने परिवार के साथ पहाड़ी इलाकों की यात्रा का आनंद लिया और स्कूल के होमवर्क को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी निभाई। यह दर्शाता है कि गर्मी की छुट्टियां न केवल मनोरंजन और विश्राम का समय होती हैं, बल्कि पढ़ाई और जिम्मेदारी निभाने का भी अवसर होती हैं। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। Our environment is degrading rapidly and we are ourselves to blame for it. The polluted air, water and deafening noise are a result of our own activities. Even today, we are not aware of the harmful effects of noise pollution around us. हमारा पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। प्रदूषित वायु,
जल और कानों को बहरा कर देने वाला शोर हमारे ही कार्यों का परिणाम है। आज भी हमें अपने आसपास के शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता नहीं है। इस पैराग्राफ में पर्यावरण के बिगड़ने के लिए मानव गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रदूषण, चाहे वह वायु, जल या शोर हो, हमारे अपने कार्यों का परिणाम है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग अभी भी शोर प्रदूषण के प्रभावों के प्रति लापरवाह हैं। The honking of vehicles, the noise made by loudspeakers, industrial and construction noise, the noise from processions, marriage parties and the noise of aeroplanes disturbs us every day. It strains our nerves and even disturbs our sleep. Sometimes we are unable to think properly when there is too much noise around. We find it hard to concentrate on our studies. वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों द्वारा उत्पन्न शोर, औद्योगिक और निर्माण कार्यों का शोर, जुलूसों, शादी पार्टियों और हवाई जहाज़ों का शोर हमें हर दिन परेशान करता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को थका देता है और हमारी नींद में बाधा डालता है। कभी-कभी जब आसपास बहुत अधिक शोर होता है तो हम सही तरीके से सोच भी नहीं पाते। हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। यह पैराग्राफ विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर और इसके प्रभावों को दर्शाता है। शोर न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, नींद और एकाग्रता को भी प्रभावित करता है। यह शिक्षा और सोचने की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। Constant exposure to noise can damage our eardrums. It can also lead to mental disorders. People living in big cities are exposed to loud sounds day in and day out. They do not know what real peace is. They do not get rest during the day or sound sleep at night. This affects their work efficiency. Such people remain irritated and tense and this may lead to high blood pressure. लगातार शोर के संपर्क में रहने से हमारे कानों के पर्दों को नुकसान हो सकता है। यह मानसिक विकारों का कारण भी बन सकता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग हर दिन ऊंचे शोर के संपर्क में रहते हैं। वे असली शांति को नहीं जानते। उन्हें दिन के समय आराम नहीं मिलता और रात में गहरी नींद नहीं आती। यह उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े और तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। यह पैराग्राफ शोर प्रदूषण के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है। बड़े शहरों में लोग लगातार शोर का सामना करते हैं, जिससे उनकी शांति और आराम छिन जाता है। यह स्थिति उनकी उत्पादकता को कम कर सकती है और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। We must create an awareness about noise pollution. There are several ways by which we can reduce noise pollution. We should not blow the horn of our vehicles unnecessarily. We should not disturb our neighbors by playing loud music. We should plant more trees as trees help to reduce noise pollution. We should all work together to make our environment peaceful. हमें शोर प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। शोर प्रदूषण को कम करने के कई तरीके हैं। हमें बिना कारण अपने वाहनों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। हमें तेज संगीत बजाकर अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ शोर प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं।
हमें सभी को मिलकर अपने पर्यावरण को शांतिपूर्ण बनाने के लिए काम करना चाहिए। यह पैराग्राफ शोर प्रदूषण को रोकने के उपाय और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को बताता है। इसमें व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे हॉर्न का अनावश्यक उपयोग न करना, तेज संगीत से दूसरों को परेशान न करना और अधिक पेड़ लगाना। सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण को शांतिपूर्ण और स्वस्थ बनाया जा सकता है। दी फार्मर, किसान। India is an agricultural country. 80% of Indians earn their living by working on land. The Indian farmer is the backbone of the Indian society because he feeds us and supplies us with food grains. He provides us with raw materials for cloth, firewood and timber. He works hard from morning to evening. भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% भारतीय अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय किसान भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि वह हमें भोजन प्रदान करता है और अनाज की आपूर्ति करता है। वह हमें कपड़े के लिए कच्चा माल, जलावन और लकड़ी भी प्रदान करता है। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। इस पैराग्राफ में भारतीय किसान की भूमिका और उनके योगदान का वर्णन किया गया है। किसान न केवल समाज को भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़े के लिए कच्चा माल और जलावन की लकड़ी भी प्रदान करता है। उनका परिश्रम पूरे देश के लिए आवश्यक है। He gets up early in the morning and plows the land. After the plowing of fields, he turns to the feeding of the cattle. Hardly does he finish this when he takes to weeding or watering. He takes his breakfast in the fields and works on till noon. He keeps watch over the crops at night. He guards the crops against the stray cattle. He reaps the crops and carries them home. His wife and children help him in his work. वह सुबह जल्दी उठता है और खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई के बाद वह मवेशियों को चारा खिलाने में लग जाता है। मुश्किल से ही वह इसे पूरा करता है कि वह निराई या सिंचाई के काम में लग जाता है। वह खेत में ही नाश्ता करता है और दोपहर तक काम करता रहता है। वह रात में फसल की रखवाली करता है। वह फसल को आवारा जानवरों से बचाता है। वह फसल काटता है और उसे घर ले जाता है। उसके काम में उसकी पत्नी और बच्चे मदद करते हैं। इस पैराग्राफ में किसान के दैनिक जीवन और उसकी मेहनत का वर्णन किया गया है। किसान का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और वह अपनी फसल और मवेशियों की देखभाल में जुटा रहता है। उसके परिवार के सदस्य भी उसके काम में मदद करते हैं, जिससे उसकी मेहनत का बोझ थोड़ा कम होता है। The life of an Indian farmer is very hard. He has to bear hot wines during summer season, bone-eating wines in winter and rains, etc. In returns he gets very little. He leads an ordinary life. Now government is trying for their upliftment and bringing out some changes to improve their lives. एक भारतीय किसान का जीवन बहुत कठिन होता है। उसे गर्मियों में तेज गर्म हवाओं, सर्दियों में हड्डियों को कंपाने वाली ठंड और बारिश आदि को सहन करना पड़ता है। इसके बदले में उसे बहुत कम मिलता है। वह एक साधारण जीवन जीता है। अब सरकार उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रही है
और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव कर रही है। इस पैराग्राफ में भारतीय किसान की कठिनाइयों और सरकार के प्रयासों का उल्लेख है। किसानों को मौसम की मार सहनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत कम लाभ मिलता है। सरकार उनकी स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं बना रही है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। As the Indian farmer is dependent on rains for the survival of their crops, if rain fails, their crop fails and they have to bear all the risks. Now government has started the crop insurance scheme. भारतीय किसान अपनी फसलों के लिए बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश असफल हो जाती है तो उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती है और उसे सभी जोखिम उठाने पड़ते हैं। अब सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। इस पैराग्राफ में किसानों की फसलों के लिए बारिश पर निर्भरता और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना का वर्णन किया गया है। यह योजना किसानों को उनकी फसल की बर्बादी से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। The word discipline means a training that produces obedience or self-controlled behavior to the orders of a proper authority. In every walk of life, discipline is of supreme importance. When a number of people are engaged to perform some immense work, they must observe certain rules and obey the persons placed over them. That is called discipline. If they do not obey the rules or their superiors, the work is likely to suffer. अनुशासन शब्द का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जो आज्ञाकारिता या आत्मनियंत्रित व्यवहार को उचित प्राधिकरण के आदेशों के प्रति उत्पन्न करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का सर्वोच्च महत्व है। जब कई लोग किसी बड़े कार्य को करने में लगे होते हैं, तो उन्हें निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए और अपने ऊपर नियुक्त व्यक्तियों की आज्ञा माननी चाहिए। इसे ही अनुशासन कहा जाता है। यदि वे नियमों या अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो कार्य प्रभावित हो सकता है। इस पैराग्राफ में अनुशासन का महत्व और उसकी परिभाषा बताई गई है। यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए नियमों का पालन और वरिष्ठों की आज्ञा का पालन आवश्यक है। अनुशासनहीनता से काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है और परिणामस्वरूप कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। Discipline has got immense usefulness for us. Discipline leads to success. If we read in a disciplined way, we can master the subject. If we labor in a disciplined way, we can make better products. A disciplined army has immense advantage over an undisciplined army. A small number of disciplined soldiers can defeat a large number of undisciplined soldiers. A disciplined life gives us health and happiness. Disciplined man is a virtuous man. अनुशासन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अनुशासन सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम अनुशासन पूर्वक पढ़ाई करते हैं, तो हम विषय में निपुण हो सकते हैं। यदि हम अनुशासन पूर्वक परिश्रम करते हैं, तो बेहतर उत्पाद बना सकते हैं। एक अनुशासित सेना को एक अनुशासनहीन सेना पर अत्यधिक लाभ होता है। अनुशासित सैनिकों की छोटी संख्या भी अनुशासनहीन सैनिकों की बड़ी संख्या को हरा सकती है। अनुशासित जीवन हमें स्वास्थ्य और खुशी देता है। एक अनुशासित व्यक्ति एक गुणी व्यक्ति होता है। इस पैराग्राफ में अनुशासन के लाभों का वर्णन किया गया है। अनुशासन सफलता, कुशलता और सामरिक बढ़त प्रदान करता है।
एक अनुशासित जीवन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर संतोष और खुशी लाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी फायदेमंद होता है। यह एक व्यक्ति को गुणवान और सफल बनाता है। People should maintain perfect discipline when they are at booking office or at a shop or at public place. They should not make noise. They should not be rude and should not jumble. They should not push others. They should learn to stand in a queue. This is discipline. An impatient man can never be disciplined. Patience and hard work are the keys to success. लोगों को बुकिंग ऑफिस, दुकान या किसी सार्वजनिक स्थान पर पूर्ण अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्हें शोर नहीं करना चाहिए। उन्हें अशिष्ट नहीं होना चाहिए और अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। उन्हें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। उन्हें लाइन में खड़े होने का तरीका सीखना चाहिए। यही अनुशासन है। एक अधीर व्यक्ति कभी अनुशासित नहीं हो सकता। धैर्य और मेहनत सफलता की कुंजी हैं। इस पैराग्राफ में सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन का महत्व और अनुशासनहीनता से बचने के उपाय बताए गए हैं। यह अनुशासन का पालन करने के लिए धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एक अनुशासित व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि समाज को भी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है।